नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष वाचन और विविध विषय BHDF 101 भाग 2 की दूसरी इकाई यानी कि 8वीं इकाई लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें सामाजिक विज्ञानों की भाषा, राजनीतिक विज्ञान तथा शब्द रचना को लेकर उपस्थित हुई हूँ। पहले इसमें बताया गया है कि भारतीय लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र का अर्थ और महत्व। हम जैसा कि जानते हैं, लोकतंत्र शब्द दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। लोक जमा तंत्र। लोक का अर्थ होता है जनता, जनमानस या लोग आदि। तंत्र का अर्थ है शासन। तो लोकतंत्र का अर्थ हुआ एक ऐसा प्रजातंत्र जिसमें अपनी स्व इच्छा से हम अ, नेता का एक तरह से चयन चुनाव करते हैं या उम्मीदवार का चयन या चुनाव करते हैं, जिसके द्वारा वह हम पर एक तरह से शासन कर हमारी एक तरह से इच्छा को पूरी करे या हमारी जो आवश्यकता है, जरूरतें है या हमारे हित की बात करे, उसे हम भारतीय लोकतंत्र के अंतर्गत लेते हुए दिखाई देते हैं। इसका प्रयोग हम देखते हैं ज्यादातर राजनीतिक संदर्भ में किया जाता है। लोकतंत्र से यहाँ तात्पर्य दूसरे अर्थ में ये भी है कि व्यक्ति किस तरह से भारतीय देश में जैसे अलग अलग प्रकार के देश हैं और उन देशों में हम देखते हैं कि लोकतंत्र अलग अलग आधार से एक तरह से स्पष्ट प्रकट हुआ है। तो भारतीय परिवेश में हम देखते हैं लोकतंत्र का अर्थ है अपनी स्व इच्छा से हम जीने की एक तरह से आजादी, खान पान की आजादी, वेशभूषा की आजादी या रहन सहन की आजादी का भी रूप यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। लोकतंत्र को दो भागों में एक तरह से वर्गीकृत किया गया है, स्वतंत्रता और समानता। हम देखते हैं स्वतंत्रता से यह तात्पर्य है कि हम किस तरह से अपने देश में रहकर अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से कर पाए, उसकी हमें आजादी चाहिए। जब हम स्वतंत्र होंगे तभी हम उसका प्रयोग कर पाएंगे। अन्यथा अगर हम देखें कि 1800 से पहले या 1800 के आसपास हम देखते हैं कि किस तरह से हम अंग्रेजी दासता के प्रति एक तरह से विव्यक्त होते हुए दिखाई देते थे, या किस तरह से अंग्रेजों ने हमें की जंजीरों में एक तरह से बांध रखा था और वो हम पर अनेक प्रकार के अत्याचार शासन करते हुए दिखाई देते थे। पर देखते हैं धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन में हमारे जो भारतीय सेनानी है या समाज सुधारक है या हिंसा अहिंसा के प्रति लड़ाई लड़ने के कारण हमें स्वतंत्रता, और जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो देश में एक तरह से कानून कानून आया और कानून के आने के साथ साथ सरकारें भी एक तरह से शिरकत में आई। सरकारों के द्वारा हमें अनेक प्रकार से समानता के अधिकार प्राप्त हुए। इन अधिकारों को आपकी किताबों के माध्यम से तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है: राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और धर्मनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्षता की समानता। हम देखते हैं कि राजनीतिक अधिकार, हाँ, पूरा देश हम देखते हैं कि राजनीतिक अधिकार से एक तरह से उपलब्ध है, उन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। कहने का तात्पर्य है हम देखते हैं कि हर 5 साल में या 2 साल में हमारे देश में अनेक प्रकार से चयन चुनाव की प्रक्रिया होती है और उसमें हम देखते हैं कि प्रत्येक वासी को वोट देने का अधिकार है और उस वोट देने के आधार पर हम अपने नेता का चुनाव करते हैं, चयन करते हैं, जो हमारे हित की बात करे, देश की हित की बात करे, समाज के हित की बात करे और सबको एक जैसा समानता प्राप्त हो। हम देखते हैं उसी रूप में हमें समानता का भी जो अधिकार है कि वह सब जो चाहे जिस भी जाति के हैं, धर्म के हैं, उनको समान रूप से अधिकार प्राप्त हो। और इसमें भी हम देखते हैं कि जब चयन की चुनाव की प्रक्रिया होती है तो एक व्यक्ति अपने द्वारा या चयनित सरकार को चुनने का एक तरह से अधिकार रखता है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी बल के वह इस क्रिया को पूर्ण करते हुए दिखाई देता है, जिससे वह बोलने के एक तरह से लायक हो पाता है कि हमने ये सरकार चुनी है और इस सरकार से हम अपने प्रश्नों का उत्तर ले सकते हैं और उनसे मांग भी सकते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के अधिकार
या समानताएं हमें सरकार ने समय समय पर एक तरह से मुहैया या हमें जागरूक करने का प्रयास किया है। दूसरा है आर्थिक समानता। हम देखते हैं कि प्रत्येक भारतवासी में हम देखते हैं आर्थिक समानता एक तरह से लागू की गई है कि जिसके पास धन है या संपन्न है वह भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद ले सकता है, यानी कि वस्तु को धन के माध्यम से खरीद कर उसका उपयोग कर सकता है। ये सब क्यों एक तरह से लागू कर दिया। हम देखते हैं इसमें चाहे छोटा व्यक्ति है या बड़ व्यक्ति है या निम्न व्यक्ति है, अगर उसके पास धन का किसी तरह से कोई अभाव नहीं है तो वह भौतिक सुख सुविधाओं को एक तरह से अर्जित कर सकता है और अपने ऊपर एक तरह से उसे लागू भी करते हुए दिखाई देता है। इस समानता का जो रूप है ये भी प्रत्येक भारतवासी को एक तरह से मुहैया कराया गया है या दिया गया है, जिसके माध्यम से वह अपनी इच्छा के अनुरूप सामान को खरीद सकता है और उसका भोग उपयोग या इस्तेमाल भी कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं हमारा देश धर्म भाषी है, एक तरह से बहुधर्मी देश है, बहुभाषी देश है, जिसमें अनेक प्रकार के धर्म एक तरह से हमारे भारत में मिलते हुए दिखाई देते हैं। चार धर्म तो है ही, जैसे सिख है, ईसाई है, या हम कहें कि हिंदू है, मुसलमान है। ये चार धर्म हमारे एक तरह से मिलते हुए दिखाई देते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को समानता का यानी कि धर्म का भी एक तरह से अधिकार दिया गया है, समानता दी गई है कि वह अपने धर्म के प्रति श्रद्धा नतमस्तक होकर उसे एक तरह से अपने द्वारा लागू कर सकता है कि वह मंदिर में, मस्जिद में या हम कहें चर्च में अपने धर्म के प्रति जो आस्था है, श्रद्धा है, समर्पण का भाव है एक तरह से अभिव्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुधर्मी होने के कारण अनेक प्रकार के रीति रिवाज है, संस्कृति है, सभ्यता है, जिसके द्वारा लोग अपने अपने संस्कृति के अनुसार अपने रीति रिवाजों को एक तरह से समाज में लागू करते हुए दिखाई देते हैं, उनका प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। तो उस रूप में हम देखते हैं कि धर्म कोई भी हो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, पूजा अर्चना करने का सबको एक तरह से अधिकार होना चाहिए। पर हम देखते हैं कि कई जगह जैसे कई देशों में अलग अलग प्रकार की हम देखते हैं धर्मनिरपेक्षता का जो रूप है स्वरूप हमें देखने को मिलता है। उसमें हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका में जैसे रंग भेद की नीति है, उसमें रंग के अनुसार उनसे व्यवहार किया जाता है। अगर वह गोरे हैं तो उन्हें एक तरह से सम्मान की भावना से एक तरह से अभिव्यक्त किया जाता है, और दूसरी ओर अगर श्वेत रंग है, काला रंग है, तो उनसे भेदभाव का रूप भी एक तरह से दिखाया जाता है। उनके प्रति अपमानजनक शब्द या भद्र व्यवहार भी किया जाता है। देश में एक जैसे अधिकार और समानता स्वतंत्रता का अधिकार को प्राप्त हो रखा है। तो उस रूप में हम देखते हैं सामाजिक विज्ञानों की जो भाषा है, राजनीतिक विज्ञान, उसमें लोकतंत्र किस तरह से अपनी अभिव्यक्ति का जो व्यक्त रूप है वह एक तरह से प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। कई बार हम देखते हैं कि विषमता और असमानता भी जन्म लेती हुई दिखाई देती है, पर सबको एक जैसे रूप में अगर व्यक्त करें तो कहीं ना कहीं वो विषमता वो समानता का जो रूप है एक तरह से मिटते हुए दिखाई देते हैं। विषमता विघटन का जो रूप है वह मिटते हुए दिखाई देता है। तो इस रूप में हम देखते हैं कि राजनीतिक जो आधार है उसके द्वारा जो अपने अधिकार समय समय पर या अनेक प्रकार की योजनाएं समय समय पर हमें समाज सरकार से एक तरह से दी जाती है, और उनके द्वारा हम नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, मूल्य, आर्थिक मूल्य या सांस्कृतिक मूल्यों से एक तरह से रूबरू होते हुए दिखाई देते हैं। पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग हम देखते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग हम कहाँ और कैसे करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे आपकी किताबों के माध्यम से हम पारिभाषिक शब्दावली का जो रूप है यानी हम राजनीतिक के रूप में देखें तो वहां पर लोकतंत्र और धर्म निरपेक्षता के रूप में एक तरह से दर्शाया है। उसके माध्यम से ही हम उसका सुनिश्चित या निश्चित रूप देखते हैं। पारिभाषिक शब्द का अर्थ और महत्व हम देखते हैं। पारिभाषिक जो शब्द है वह उसका शाब्दिक अर्थ है एक तरह से निश्चित प्रक्रिया या निश्चित रूप, कहें तो शक्ति नहीं होती। और पारिभाषिक
दो अधिनियमों या लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता के आधार पर एक ऐसी सुनिश्चित शब्द है जिसमें कभी भी फेरबदल नहीं किया जा सकता। और यह विषय के अनुसार हमारी भाषा को बढ़ाते और उसका प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। हर एक विषय की अलग शब्दावली है और उनके द्वारा सुनिश्चित शब्द भी एक तरह से अंकित किए गए। पारिभाषिक शब्दावली को दो भागों में विभाग किया गया है, अर्ध पारिभाषिक और पूर्ण पारिभाषिक। अर्ध पारिभाषिक से यह तात्पर्य है जिसमें आधा प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ मैं उदाहरण देना चाहूंगी रस का। रस से यह तात्पर्य है, हम देखते हैं कि रस हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रस हमें बातचीत में भी आता है, रस हमें साहित्य में पढ़ने में भी आता है, रस हमें घूमने फिरने या व्यंजन का स्वाद लेने में भी आता हुआ दिखाई देता है। पूर्ण पारिभाषिक से यहाँ तात्पर्य है जिसका निश्चित अर्थ है। जैसे बैंकों की शब्दावली, कार्यालय की शब्दावली, या हम कहें राजनीतिक शब्दावली, या हम कहें कि साइंस या विज्ञान की शब्दावली का जो प्रयोग है वह पूर्ण पारिभाषिक रूप से होता हुआ दिखाई देता है। दूसरी स्लाइड में मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी व्याकरणिक विवेचन में उपसर्ग का अर्थ और महत्व, विलोम शब्द, संधि का अर्थ, समास का अर्थ और महत्व। हम देखते हैं व्याकरणिक यानी कि व्याकरण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और उसके द्वारा ही हमारे हम शब्दों को देखना, सीखना, बोलना और अभिव्यक्त करना सीखते हुए दिखाई देते हैं। इसमें हम देखते हैं विकारी, अविकारी या कारक, या हम कहते हैं कि वचन, लिंग आदि के द्वारा हम शब्दों को एक तरह से आत्मसात करते हुए दिखाई देते हैं। उसमें उपसर्ग की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उपसर्ग का अर्थ और महत्व हम देखते हैं, उपसर्ग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम देखते हैं कि कई शब्दों का प्रयोग हम जैसे नाम, स्थान या परिवेश के अनुकूल करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर नाम उदाहरण लेना चाहूंगी। नाम से यह हमारा तात्पर्य है कि हम स्थान से भी परिचित करा सकते हैं कि ये कुतुब मीनार है, यानी कि साथ का नाम, वस्तु का नाम भी हम देते हुए दिखाई देते हैं या व्यक्ति का नाम भी लेते हुए दिखाई देते हैं। तो उस रूप में हम देखते हैं नाम की महत्ता बहुत ज्यादा अधिक है। और नाम के आगे अगर हम बद शब्द का प्रयोग करते हैं तो बद यानी कि उपसर्ग लगा दे तो उसमें बदनाम शब्द हो जाता है। और बदनाम से यहाँ तात्पर्य हम देखते हैं किसी भी व्यक्ति के चरित्र पर अनेक प्रकार से प्रहार करना या उसके बारे में एक तरह से उलट बोलना आदि हम बदनाम शब्द के रूप में लेकर देते हैं। तो ऐसे ही अनगिनत उपसर्ग का प्रयोग हम अपने जीवन में व्याकरणिक दृष्टि से करते हुए दिखाई देते हैं और इसका प्रयोग और महत्व हम शब्दों के माध्यम से उसे परिभाषित। विलोम शब्द से यहाँ तात्पर्य है, विलोम से यहाँ तात्पर्य है किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ एक तरह से अभिव्यक्त करना विलोम शब्द कह रहे हैं। जैसे सीधा का उल्टा, है ना, या गलत का सही, या हम देखते हैं शुद्ध का अशुद्ध, या हम देखते हैं कि सकारात्मक नकारात्मक। इस तरह से अनेक प्रकार के जो शब्द है उनका हम देखते हैं विपरीत शब्द एक तरह से अभिव्यक्त करना विलोम कहलाता है। संधि का अर्थ है, हम देखते हैं संधि से यहाँ तात्पर्य है कि हम व्याकरणिक दृष्टि से संधि का प्रयोग अपने व्याकरणिक दृष्टि से करते हुए दिखाई देते हैं। यह स्थान से भी संबंधित होता है, नाम से भी संबंधित होता है और इसमें दो प्रकार की संधियों का प्रयोग देखने को मिलता है, जैसे स्वर संधि है या व्यंजन संधि है। तो उसके माध्यम से हम शब्द का जो रूप है वह निकालते हुए देते हैं व्याकरण में। और महत्व हम देखते हैं हमारे जीवन में समास का भी बहुत महत्व है और इसके द्वारा हम अनेक प्रकार से उसका प्रयोग जीवन में करते हुए दिखाई देते हैं। इन समासों के माध्यम से हम जीवन को अलग अलग दृष्टिकोण की तरह से आंकते हुए दिखाई देते हैं। जैसे हमने कई प्रकार से समास का जो रूप स्वरूप है वह देखा है और उसके आधार पर इस तरह की अभिव्यक्तियां भी अपने जीवन में एक तरह से अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि हम जैसे शब्द है एक तरह से दया सागर। दया सागर से यहाँ तात्पर्य है
कि दया का समुंदर भी कह सकते हैं, दया का एक तरह से रूप भी कह सकते हैं, दया का सागर भी कह सकते हैं। तो इसे दो शब्दों के उससे बनाया गया है, दया जमा सागर, यानी कि हम देखते हैं दया का सागर। इसी तरह से स्वतंत्र शब्द है, स्वतंत्र यानी कि स्व जमा तंत्र। इसमें स्व का तंत्र यानी कि अपने द्वारा निश्चित तंत्र, देखने को मिलता है। तो इस रूप में सामाजिक विज्ञानों की भाषा, राजनीतिक विज्ञान तथा शब्द रचना का प्रयोग हम किस तरह से राजनीतिक आधार पर और पारिभाषिक रूप में और व्याकरणिक दृष्टि से अलग अलग रूपों के आधार पर करते हुए दिखाई देते हैं। धन्यवाद।